लेक्चर नंबर 66। वॉल्यूम 2 निकाल लें, पेज नंबर 608। ओके, चलिए जी, 1 मिनट में दे रहा हूं। ये ज़रा सवाल पढ़ के ना आप खुद पहले जज कर लें कि रिसर्च अच्छी वाली डेवलपमेंट, बुरी वाली डेवलपमेंट, और कब से अमोर्टाइजेशन करनी है। पेज 608। दानिश, उस्मान को भी बुला लो, जरा इस सवाल की पोस्टिंग देख ले। चलें जी, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैठ जाओ। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्यूलिप फॉर द ईयर एंडेड शोज फॉलोज। टोटल एसेट्स आ रही हैं, टोटल लायबिलिटीज आ रही हैं, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है। वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नजर मारते हुए द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड। फॉलोइंग मैटर्स नोट किए गए हैं। नंबर 1, PL कमेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 17। तो रिसर्च का चक्कर ही कोई नहीं, यकम जनवरी 17 को क्या शुरू हो रही है, डेवलपमेंट। यकम जनवरी 17 डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग डेट ऑन यकम अक्टूबर 17। यकम अक्टूबर 17 लॉन्चिंग डेट, यकम अक्टूबर 17 लॉन्चिंग डेट, यानी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इससे चीजें बननी शुरू हो गई। एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड, इस बात को जरा मैं इग्नोर कर रहा हूं, ये असल में एक एरर है, इसको मैं एंड पे पढ़ूंगा। मैं पहले ओरिजिनल एंट्रीज देखूंगा। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन वॉज मेट ऑन यकम मार्च 17। ये ना इन दोनों के दरमियान की तारीख है, यकम मार्च 15। तो गुड डेवलपमेंट शुरू हो गई है यहां पे भाई। क्राइटेरिया मेट या गुड डेवलपमेंट जो भी समझ लें। अब आप मुझे बता दें, यकम जनवरी 17 से यकम मार्च तक बुरी डेवलपमेंट चली होगी तो उसने यकम मार्च को अच्छी डेवलपमेंट का लफ्ज़ लिखा है ना। तो किस किस महीने की खर्चों को एक्सपेंस में डालेंगे, 2 महीने के, जनवरी और फरवरी के। जनवरी और फरवरी के खर्चों को एक्सपेंस में डालेंगे, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने बने, 7 महीने के खर्चों को कैपिटलाइज, 2 को खर्चे में, 7 को कैपिटलाइज। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि लेबोरेटरी खुली कब, जल्दी बैठो आसिम भाई, आप भी बैठो जल्दी। लेबोरेटरी खुली कब और साइंसदानों को आखिरी तनख्वाह देकर, लेबोरेटरी खुली कब और साइंसदानों को आखिरी तनख्वाह देकर कब बंद हो गई। भाईजान ये ना यहां से यहां तक होगा, यकम जनवरी 17 से यकम अक्टूबर तक। तो यकम जनवरी को लैब ओपन हुई और यकम अक्टूबर को जब प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो साइंसदानों को कहा भाईजान आप जाएं। इस वजह से ये जो खर्चे हैं, स्टाफ सैलरी, ये जो खर्चे हैं ये 9 मंथ्स का खर्चा है। ये तो इक्विपमेंट है ना, ये तो फिक्स्ड एसेट है, इसको जरा साइड पे रखें। ये भी 9 मंथ्स का खर्चा है, ये भी 9 मंथ्स का खर्चा है। तो ये 9 मंथ्स के खर्चे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है IAS 38 में कि आप लोग ना गलती से खर्चे को पकड़ के 12 से डिवाइड कर देते हैं। वो नहीं करना होता, देखना होता है खर्चा हुआ कितना अरसा, तो जितना अरसा खर्चा हुआ उसको उससे डिवाइड करके फिर रेलेवेंट अच्छी बुरी में तकसीम करना होता है। तो पहली बात ये हो गई। The recording criteria was met on Yakam March. All costs have been incurred evenly during the period. All costs have been incurred except equipment which was purchased on, except equipment जो कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदा गया था यकम जनवरी को। तो स्टाफ सैलरी 9 महीने तक
देखें कुछ खर्चे होते हैं फौरन और कुछ होते हैं इवनली। क्या मतलब? कॉलेज वालों ने बिल्डिंग खरीदी फौरन, फर्नीचर खरीदा फौरन, बिजली का बिल इवनली, मुलाजमीन की तनख्वाहें इवनली। तो खर्चे की नेचर डिपेंड करता है। तो फौरन कैश इक्विपमेंट की केस में क्रेडिट हो गया होगा, और ये जो स्टाफ की तनख्वाहें हैं और लैब के अंदर जो चीजें कंज्यूम होनी है, मटेरियल्स वगैरह, और जो कंसल्टेंट को हमने मशवरा लेने के लिए बुलाया हुआ है, इनको जैसे जैसे हर महीने आते रहे होंगे वैसे वैसे तनख्वाह देते रहे होंगे और वैसे वैसे कंज्यूमेबल्स खरीदते रहे होंगे। तो ये खर्चे 9 महीने मुसलसल होते रहे हैं, और ये खर्चा यकम जनवरी 17 की सुबह हो गया था पैसे पे करके, बल्कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट विद 10 ईयर्स। ये तो हमारा इंटेंजिबल है ना, प्रोडक्ट जो भी है इसकी 10 साल लाइफ है, लेकिन हमारे प्लांट की इक्विपमेंट की लाइफ 5 साल है। और टीएल हैज नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन, अभी तक अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की। तो अभी इस चक्कर में आप ना पढ़ें, पहले ये देख लेते हैं कि हमारी इस सारे डेटे की बुनियाद पर ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है। 30, 90 और 212 का टोटल क्या है? 332। इसको मैंने इकट्ठा कर लिया ना आसानी के लिए, वरना ऐसे ही बार बार पता नहीं क्या भाई क्या करते रहेंगे। तो इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 360 को इधर रहने दें। ओके, चलें जी। ओरिजिनल एंट्रीज 332 को पकड़ेंगे और इसकी एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। कुछ को एक्सपेंस में डाल देंगे, कुछ को एसेट में। एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि इंटेंजिबल इसी साल मुकम्मल हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज लगाने की साथ जरूरत नहीं है। कैश क्रेडिट 332। सवाल खामोश हो तो पेमेंट सारी कैश में हो जाती है। अच्छा जी, 332 इंटू 2/9 ये हो जाएगा जनवरी, ये हो जाएगा जनवरी फरवरी का, और फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इसको कैपिटलाइज 332 इंटू 7/2। ये एंट्री होगी जी 332 की। आई डोंट नो सोल्यूशन में ऐसे हुई है नहीं हुई, यू आर सपोज्ड टू नोट इट डाउन। उस्मान सर उमेर से पूछ के हो कि FR1 का आज वाला लेक्चर हम अपलोड करवा सकते हैं अगर बच्चों ने ऑनलाइन लेना हो, क्योंकि उनका FR2 से क्लैश है। 3-4 लोग ही हैं, कितने हैं हाथ खड़ा करें? 3-4 लोग हैं, हाँ। बट डिसीजन आपका फिर अपना होगा। अच्छा आगे चलें जी। व्हाट वी आर सपोज टू डू नेक्स्ट, अगला काम हमने ये करना है कि हमारा ये 360 बच गया है, तो 360 की एंट्री कर दें। पीपी डेबिट कर दें, इक्विपमेंट डेबिट कर दें, जो मर्जी कर दें, वो आपकी मर्जी है। मैं पीपी डेबिट कर रहा हूँ, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है जो लाइन आइटम्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। इक्विपमेंट असूली तौर पर लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि असल में इन द एंड प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स ही पोस्ट करनी है, डबल एंट्रीज को उसने मार्क्स तो मुझे देने कोई नहीं। पीपी डेबिट अनलेस कि मैं फिगर्स को पोस्ट करूँ। ओके, और पीपी डेबिट कैश क्रेडिट डन हो गया जी। अब आप मुझे बताएं क्या जो खर्चे मैंने किए हैं उनकी एंट्री कर दूं? बिल्कुल, उनकी एंट्री मैंने कर दी। जितना खर्चा हुआ है 692 का, उसकी एंट्री मैंने कर दी। इसकी मैंने अलग एंट्री कर दी, इन तीनों की अलग एंट्री कर दी। अगला सवाल मुझे बताएं, इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करेंगे? जी बिल्कुल। और इनटेंजिबल को अमोर्टाइज करेंगे। इक्विपमेंट जनवरी फरवरी इस्तेमाल हुआ होगा बुरी वाली डेवलपमेंट में, और मार्च से सितंबर इस्तेमाल हुआ होगा अच्छी वाली डेवलपमेंट में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर लैब बंद रही होगी लेकिन बेचारा वैल्यू लूज करता रहा होगा,
तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली जो महीने की डेप्रिसिएशन है उसको हम एक्सपेंस में डाल देंगे, उसे हम एक्सपेंस में डाल देंगे, अनलेस कि वो कंप्यूटर या इक्विपमेंट जो मेरा है वो किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो। वो सवाल बता नहीं रहा। तो पहले इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डाल देते हैं जनवरी फरवरी की और अक्टूबर से दिसंबर तक की, जनवरी फरवरी की और अक्टूबर से दिसंबर तक की, और इनटेंजिबल की कॉस्ट में डाल देते हैं डेप्रिसिएशन मार्च सितंबर तक की। लेकिन एक बार याद रखिएगा, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो मेरे पीपी का बना उसमें पूरी डेप्रिसिएशन जाएगी पूरे साल की। तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन में पूरे साल की डालेंगे, थोड़ी सी खर्चों में डाल देंगे, थोड़ी सी इंटेंजिबल की कॉस्ट में डाल देंगे। अच्छा जी, इसकी कॉस्ट, इसकी लाइफ 5। क्या जवाब आया? 72। जी अच्छा, डन हो गया जी। अब आप हिस्से कर दें इसके 72 के। 72 के मेरे पास जगह नहीं है इधर, मैं कर रहा हूँ 72 12 महीने के डिप्शन है, 12 महीने की डिवाइडेड बाय 12 महीने। जनवरी फरवरी के 2 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब हमें पता ही नहीं है इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। बाकी बैलेंसिंग निकाल लें, बैलेंसिंग 42। और आखिरी एंट्री अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा, एक एंट्री मेरी अवॉइड हो गई है क्योंकि मैंने इंटेंजिबल के साथ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था। तो इंटेंजिबल के साथ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ यूज़ करता तो फिर इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, इंटेंजिबल को डेबिट करना पड़ना था, वो अवॉइड होगी। इस वक्त इंटेंजिबल की कॉस्ट कितनी वैसे बनी है? 300। 258 प्लस 42 300। तो अब आप मुझे बता दें, अमोर्टाइजेशन मैंने रिकॉर्ड करनी है, अमोर्टाइजेशन डेबिट और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ माय इंटेंजिबल क्रेडिट। जी, कॉस्ट है इसकी 258 इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय लॉन्चिंग डेट है यकम अक्टूबर की, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3/12 7.5। ठीक है, कोई मसला नहीं, 7.5। So that is all about original entries. कौन सी वाली एंट्री? ये वाली एंट्री? हाँ, जनवरी फरवरी में हमारा इक्विपमेंट मैंने यकम जनवरी को खरीद लिया था ना, तो जनवरी फरवरी में बुरी वाली डेवलपमेंट में यूज हुआ है, इसलिए डेप्शन को एक्सपेंस में डाला है। इधर देखो ना, ये 5 महीने की उधर चली गई और बाकी जो 7 महीने की है, जिस तरह इधर भी 7 महीने की थी, तो 7 महीने वाली कैपिटलाइज होगी। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री, काली पट्टी हटा रहा हूं। एक लफ्ज उसने लिखा हुआ है, फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब है
इस 692 की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड, एज इंटेंजिबल, इसमें तो टेंजिबल भी पड़ा हुआ है। फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड यानी पूरा 692 फॉलोइंग कॉस्ट का लिखा है, तो फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल। एक बार याद रखिएगा, अकाउंटेंट असल में कैश की एंट्री कभी भूलता नहीं है, तो ये इसने इक्विपमेंट भी खरीदा होगा पे और बाकी चीजें भी खरीदी होंगी, तो फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड 692 फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज हो गई हैं। अच्छा, हमारे जहन में एक पेपर में सवाल आ सकता है, अल्लाह भला करे उसने जवाब दे दिया, हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है जब ये कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई हैं तो फिर ये अमाउंटाइज भी हुई होंगी गलत अमाउंट पे, तो इसलिए उसने क्लियर कर दिया कि उसने खुद क्लियर कर दिया कि होएवर टीएल हैड नॉट चार्ज एनी अमाउंटाइजेशन, तो इसने डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर ही नहीं सकते थे वो, क्योंकि इक्विपमेंट तो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इक्विपमेंट तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर नहीं सकते थे, कर क्या सकते थे सिर्फ, वो भी उन्होंने नहीं की, तो इसका मतलब है ये क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री। अब हम मुझे बताएं, रेक्टिफाइंग एंट्री करके प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज में लेके जाऊं या डायरेक्ट पोस्ट करने की कोशिश कर लें? डायरेक्ट पोस्ट करने की कोशिश कर लें। रेक्टिफाइंग एंट्रीज करके अगर आप जाएंगे तो फिर ये जरा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं पहली दफा इंट्रो की क्लास में, मुझे याद है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पढ़ाया जाता था, एंट्रीज का प्रॉफिट पे इंपैक्ट, शायद एसेट्स लायबिलिटीज पे नहीं होता था, लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल में से अब ये मेरी वर्किंग्स थी शायद, अब मैं मेंस रिक्वायरमेंट की तरफ आ रहा हूं, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट। इसका तरीका पेपर में ये होगा, अनएडजस्टेड फिगर क्वेश्चन से आ जाया करेंगी। मैं रेक्टिफाइंग एंट्री करने नहीं लगा, डायरेक्ट पोस्ट करने लगा हूं जी। 2700 390, इसका टोटल नहीं करना, ये पैसे लायबिलिटी प्रॉफिट का टोटल किया हो गई। ओके, इसके लिए एक काम उस्मान आसानी के लिए मैं करने लगा हूं, क्योंकि वो काम आपको टफ टाइम देगा अगर आपने वही रहने दिया। अकोमोडेशन का लफ्ज़ मैं मिटा रहा हूं, पीपी का लफ्ज़ इधर लिखा होगा, आसानी हो जाएगी, और अकोमोलेटेड अमाउंटाइजेशन का लफ्ज़ मैं हटा रहा हूं। इंटेंजिबल की अकोमोलेटेड अमाउंटाइजेशन, तो इंटेंजिबल अकाउंट जैसे बुक वैल्यू पे बन रहा है, थोड़ा सा आसानी के लिए शेयर यार मैंने ये काम कर लिया। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपको सिर्फ एक चीज टफ टाइम देगी, वो चीज है इंटेंजिबल। क्यों? 1 2 3, इधर आपको 3 जगह नजर आ रहे हैं, इधर आपको एक दफा नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटेंजिबल को पोस्ट करते हुए सोचना पड़ेगा। लेकिन माशाल्लाह टीटीडी, डीटीडी, नेट नोट करने इतने आपने सीखे हुए हैं कि आपके लिए ये भी इंशाल्लाह पोस्टिंग आसान है। थोड़ा सा जरा मुझे ऐसे ही बता दें कि असूली तौर पर कैलकुलेटर पढ़े, ये जो ट्रिक है वो आपने सीखना है। अब ये मेन चीज पोस्टिंग का असूल है, ये आपने सीखना है। 258 प्लस 42 माइनस 7.5, 292.5 आपका एसेट बच रहा है, एसेट आपका एसेट बच रहा है, यानी डेबिट बच रहा है, समझ लें। तो 292.5 डेबिट साइड पे आपका बचा है या क्रेडिट साइड पे? असूली तौर पे डेबिट कितना होना चाहिए था? कट कटा के, कुछ खर्चे भी थे, कुछ डेप्रिसिएशंस भी थी, कुछ भी था, उसूली तौर पे डेबिट होना चाहिए था 292 से। हुआ कितने से? कितने से ज्यादा हो गया? आप बताएं, रेक्टिफाइंग एंट्री में मैंने 292 को 692 पे लेके जाना है या 692 को 292 पे लाना है? सोच के बताएं, मेरे एसेट इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज? एसेट डिक्रीज करेंगे। तो इन टेंजेबल की वजह से 399.5 अगर आपने शो करना है तो आप ऐसे शो कर सकते हैं, 692 वर्सेस 292.5, और मेरे ख्याल से इसको इस पे लाना था, ऐसे ही करना था ना? इसको नहीं, यस सर नहीं, हाथ होगी, जो 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 हो रहा हो ना लगे होते हैं।
ठीक है जी, ये थोड़ी सी एक टफ पोस्टिंग थी। इसके बाद एक काम करें, इसके बाद एक काम करें, इसको टिक कर दें। तुम्हें मैं देख लिया, तुम्हें भी देख लिया, तुम्हें भी देख लिया, तुम्हें भी देख लिया, इसको आप टिक कर दें। इन सबको देख लिया। एक चीज को देखने की जरूरत नहीं, वो आप मुझे बताएं, कैश। क्योंकि कैश जितना क्रेडिट होना चाहिए था उतना ही हुआ, क्योंकि कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। अब जिनको आपने नहीं देखा उनको आप देखें, खर्चा बुक करें। खर्चा, ओहो सिंगल एंट्री में चल रहा हूं, डबल एंट्री लेके चलता तो काफी टाइम लग जाना था। बस सिंगल सिंगल चीजें जो पड़ी हैं मैं उठाने लगा हूं। आप खर्चा बुक करें, खर्चा बुक कर लिया बस। अच्छा ये टिको क्यों नहीं मारा कैश पे? ये देखा कैश 332 और 360 और ये 692 है। खर्चा बुक कर लिया। पीपीई बढ़ा दूं या नेट करके ले जाऊं? नेट करके ले जाऊं। ये मैंने क्या रिकॉर्ड किया? एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब पीपीई 360 डेबिट 72, यानी 360 से एसेट बढ़ाना है, पीपी डेबिट करना है। तो 360 माइनस 72 288। ये हमें पहले करा दिया होता तो हमारा भी टेस्ट बेहतर हो जाता। अगले में देख लेंगे, अगले में देख लेंगे, तब तो करा दिया। अच्छा ये भी टिकू हो गया। खर्चा पे डेबिट करने वाला रह गया, खर्चा डेबिट कर दें। अकाउंटेंट ने नहीं डेबिट किया ना, अब बार बार इधर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके बदले कुछ हुआ ही नहीं हुआ। इसके बदले कुछ हुआ होता तो मैं उधर जाता, और मुझे आदत नहीं उधर जाने की बिला वजह। तो खर्चा डेबिट कर दें। कितने से? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है या उलट रहे? खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट। ये मैं डबल एंट्री प्रोसेस से नहीं चला भाईजान, सिंगल एंट्री प्रोसेस चला हूं। सिंगल सिंगल चीजों को उठा के पोस्ट कर दिया, डन हो गया। तो व्हाट एवर द टोटल में बी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह गया, इसको भी टिक कर दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? ये पोस्टिंग है, दिस इज हाउ यू विल पोस्ट। और अगर मिसाल के तौर पे इसके 2 मार्क्स हैं और कोई बच्चा 692 यहां लिख के 292.5 यहां माइनस करता है प्लस माइनस, इसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अप्रोच समझ आइए, दोबारा जरा देखें। टफ टाइम कौन सा अकाउंट देगा? जो दो नहीं जो ज्यादा जगह आ रहा होगा जो दोनों जगह ज्यादा जगह आ रहा होगा। उधर एक दफा आ रहा है इंटेंजिबल, इधर कई दफा आ रहा है। तो उसको नेट नोट करके पहले आपने देख लिया, नेट करने के बाद देखा ओरिजिनल में कितना, रॉन्ग में कितना, फिर रेक्टिफाइंग में पोस्ट कर दिया। इसके बाद जितनी चीजें नजर आ रही हैं अब आपको, अल्लाह का शुक्र है कैश कैश से कैंसिल हो रहा है। बाकी जो चीजें पड़ी हैं उनको उठा के इधर ही लाना है। इसे प्रॉफिट्स में क्या कर दें? गुड गुड। इसको एसेट्स में नेट करके ऐड कर दें। इसे प्रॉफिट्स में, इसे प्रॉफिट्स में माइनस कर। ओके वो पढ़ा है IS2 इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज पढ़ा है? अच्छा अच्छा भाई, ये 80% को छोड़ें। पॉइंट 2, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम ऑफ 20 वाज लॉन्च्ड बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमारे ऊपर केस कर दिया है। ये IS 37 है, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। आपके जहन में क्या एंट्री आ रही है? 80% ना पढ़ें, आपके जहन में क्या एंट्री आ रही है? नहीं इसको अभी टोटल्स ना करें, इनके टोटल्स अगली एडजस्टमेंट की बात करनी है। मुझे बताएं आपके जहन में क्या एंट्री आ रही है? कस्टमर हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट अस। मैंने IS 37 नहीं पढ़ाया, फिर भी एंट्री बता दें। एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कर देना। प्रिपेयरिंग क्लेम ऑफ 20 वाज लॉन्च्ड बाय कस्टमर। अभी हमने पे तो नहीं किया, लेकिन आगे ना पढ़ें, छोड़ें। IS 37 की एडजस्टमेंट है, नीचे IS 2 की है। तो ये एडजस्टमेंट आपको जबरदस्ती मैं पोस्ट करा रहा हूं, ये जबरदस्ती पोस्ट करा रहा हूं। कस्टमर वाली एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी
क्रेडिट। कोई हमारे खिलाफ केस कर दे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? हम अपने आप को पेश कर दें उसे, हम लुट मची हुई है। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो ये एंट्री लिख लें, लेकिन अभी टेंशन ना लें, IAS 37 में देखेंगे। खर्चा बुक करेंगे, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। चलें जी यार, ये एक बहुत अच्छी रिवीजन है IAS 2 की। IAS 2 की स्टॉक छोड़ें, इस एंट्री को फारक करें। स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। एक मिनट सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर NRV में ही दो ऑप्शंस हो, NRV में दो ऑप्शंस हो सकती हैं। कई एक ऑप्शन ये हो सकती है फलां बंदा इतने की ले रहा है चीज, फलां बंदा इतने की ले रहा है, तो मैं देख लूं कितनों को बेचनी है। या कई दफा NRV में दो ऑप्शंस होती हैं, ये चीज मैं रिपेयर करा के बेचूं या रिपेयर कराए बगैर बेच दूं, कई ऑप्शंस होती हैं। तो एक बात तो आपकी ठीक है कि स्टॉक रिकॉर्ड होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और, लेकिन कई दफा दोनों में से NRV में ऑप्शंस दो आ जाती हैं। तो फिर अक्लमंद बंदा वो है जो ज्यादा रियलाइज करे वैल्यू। ओके अच्छा भाई, छोड़ इसको भी, छोड़ इसको। अभी जरा इधर देखो। एट ईयर एंड 800 ऑफ दिस प्रोडक्ट वर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख। 800 चीजें कितनी कॉस्ट पे पड़ी हैं? ये 800 की क्या है? कॉस्ट, 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 कॉस्ट। ऑल दीज हैव द, सबके सेम डिफेक्ट्स हैं। ऑल दीज हैव द सेम डिफेक्ट्स। आठ 800 चीजें पड़ी हैं किस पे? 150 पे। जवाब मैं रुपीज इन थाउजेंड में कराऊं। 1,20,000 ये कॉस्ट आ गई मेरे सारे स्टॉक की। दोबारा पढ़ लें। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख। 1.5 लाख का क्या कर लें? AC कर लें। 800 मेरे पास जहन में लाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सा हॉल, उसमें 800 AC पड़े हैं। कितने वाले? 1.5 लाख वाले। समझ आ गई बात? ये उनकी क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट है जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है, कॉस्ट है, कॉस्ट है। हमने 1.5 लाख के खरीदे हैं, पता नहीं कितने के बेचे। ऑल दीज हैव द सेम डिफेक्ट्स। सारों की मोटरें अंदर खराब हुई हैं, अंदर ही अंदर आग लगी हुई है सबके। ऑल दीज हैव द, आमतौर पे ये AC के ऊपर जो सब सारे एसियों के ऊपर, कमरा जहन में लाएं, ये जो सारे AC हैं 800, इनके ऊपर हमने 2-2 लाख के टैग लगाए हुए हैं और हम सोच रहे थे माशाल्लाह 2-2 लाख के बिक जाएंगे। TL हैज ऑलरेडी कमिटेड टू सेल 300 टू जमाल। इस 800 में से 300 की तो ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी है कि जमाल को ही बेचनी है, ये हम रिवर्स नहीं कर सकते। और जमाल ने जब 300 यूनिट्स उठाए थे तो हमने डिस्काउंट देने के बजाय उसको 2,20,000 का बेचा। शायद जमाल को किसी जगह से इतने इकट्ठे ना मिल रहे हो और उसकी कोई मजबूरी हो, तो हमने उसकी मजबूरी से फायदा उठा के उसे 2,20,000 की चीज कर दी हो, वो वट एवर द रीजन में भी। 300 को हम कमिट कर चुके हैं, 2,20,000 पे बेचेंगे। TL हैज एस्टिमेटेड एट 80,000 पर यूनिट वुड बी इनकर्ड टू रिमूव द डिफेक्ट। IAS 2 चल रहा है, मुझे बताएं जमाल को डिफेक्ट रिमूव करा के बेचेंगे? जी बिल्कुल, डिफेक्ट रिमूव करा के बेचेंगे, क्योंकि उससे तो कमिट हो चुका है ना कि तुझे बेचने ही बेचने हैं। अब अगर बेचने हैं तो डिफेक्ट रिमूव करा के बेचेंगे। मुझे आप 300 की कॉस्ट बताएं। सर आप कॉस्ट दोबारा निकाल रहे हैं? हाँ यार मैं दोबारा निकाल रहा हूं, 300 की निकाल रहा हूं ना, 300 की दोबारा निकाल रहा हूं, कोई मसला नहीं। 40, ये टोटल कॉस्ट 1,20,000 है, 300 की कॉस्ट मैंने दोबारा निकाल ली 45,000। इनकी जरा NRV बताएं कैसे निकलती है? NRV का फॉर्मूला आता है आपको? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 2,20,000, 2 लाख एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, ये एक AC की निकलेगी। एक AC वैसे कितने का बिक रहा है इसको जमाल को? 2,20 का। इट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट 80। एक AC बता दें इसकी NRV, यार समझने पे फोकस करो। 140, ये जो 140 एक AC की NRV आई है, इसको मैं कितने ACओं से मल्टीप्लाई कर दूं? 300 ACओं से मल्टीप्लाई कर दूं। गेटिंग द पॉइंट? 300 ACओं से मल्टीप्लाई कर दूं। जवाब 42,000। तो इसको इधर ही लिख देता हूं ना, 42,000। तो ये क्या आ गई? NRV। डन।
ये एनआरवी आ गई मेरी। आप बता दें लोअर क्या है, तो स्टॉक को किस पे रखना है, एनआरवी पे। ये जमाल फारग हो गया, आगे चलें। अब फड्डा किन के 500 का, जरा 500 की ना मुझे कॉस्ट दोबारा निकलवा दें। 500 ज़रब, वैसे तो यार 1,20,000 में से भी 45,000 माइनस कर सकते थे ना। बताएं जल्दी, सबकी कॉस्ट 120, इसमें से 300 ज़रब 150 इधर कर दिया और 500 ज़रब 150 इधर कर दिया। अच्छा, अब यार जमाल के अलावा वाले हमारे पास कितने एसी पड़े हैं, 500 एसी पड़े हैं। अच्छा, ये जो 500 एसी जमाल के अलावा वाले हमारे पास पड़े हैं, इनको हम जमाल को बेचें या जिस मर्जी को बेचें, इसको कमाल को बेचें, अंजुम को बेचें, अकरम को बेचें, हमारी मर्जी है। फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 1,30,000 इन करंट कंडीशन। जमाल वाला 1,30 का नहीं बिक सकता करंट कंडीशन में, क्योंकि जमाल ने कमिट कर दिया कि सही वाली चीज देनी है। तो बाकी जो हैं उनमें अब दो ऑप्शंस आ गई, बाकी जो है उनमें दो ऑप्शंस आ गई। क्या ऑप्शन आ गई, ठीक करा के भी बेच सकते हैं और एज इट इज भी, एज इट इज बेचने वाली से ऑप्शन है हमारी 1,30,000 वाली, तो ठीक करा के भी बेच सकते हैं और एज इट इज भी बेच सकते हैं। इसमें भाईजान एनआरवीज ना दो तरीके से निकालें। एनआरवी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 मेरे पास क्या है कि ऑप्शन 1 वो वही वाली पहले कर लेना, ऑप्शन 1 जैसे पहले किया है। 220 नहीं भाईजान, 200 का बेचना है। पहले वो करने दो, 200 का बेचना है ना। किनको बेचना है, जमाल को या किसी और को? किसी और को तो टैग लगाया हुआ 200 का, वही बेचना है। तो 200 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और ये रिपेयर कितने का होगा, 80 का। लेकिन ये तो निकलेगी एक एसी की एनआरवी। मेरे पास अल्लाह भला करे आपका कितने एसी हैं, 500, 60,000 डन। अगर मैं एसी सही करा के बेच दूं, थोड़ा सा फोकस कर लें पहले समझने पे, फिर नोट कर लीजिएगा। अगर मैं एसी सही करा के बेच दूं तो कितने के बिक जाएंगे, 60,000 मुझे दे जाएंगे। 2 लाख का एक एसी बिकेगा, 80,000 का रिपेयर होगा, तो मुझे 60,000 सारे एसी, या 60 मिलियन शायद बनेगा, 60 मिलियन रुपीस सारे एसी मुझे दे जाएंगे। डन। ये ऑप्शन 1 है एनआरवी की। ऑप्शन 2, वो तो मुझे एज इट इज बेचना पड़ेगा फिर मजबूरन चीज। जब मुझे एज इट इज चीज बेचनी पड़ेगी तो वो मैं क्या पकड़ूं, 130 इंटू कितने एसी, 500, 60। पहले मुझे स्काई ब्लू से बताएं इन दोनों में से हायर कौन सा है। एनआरवी को कौन सी को मैं पकड़ूं, 65 वाली। अब 60 को तो मैं क्रॉस कर दूं, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लग रहा मुझे वारा खाएगा। बेहतर है एज इट इज ही बेच दूं, पागल हूं रिपेयर करा के बेचूं। एज इट इज बेचने में ज्यादा फायदा आ रहा है। 2 एनआरवीज हो तो कौन सी लेनी है। अब कॉस्ट और एनआरवी में से कौन सी लेनी है, एनआरवी। लोअर कौन सी है, एनआरवी। डन हो गया। अब आप मुझे बता दें एनआरवी का लॉस इधर, गुड गुड गुड, 3,000। इधर का लॉस, इधर का लॉस 10,000, टोटल 13,000। 13,000 की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, 13 मिलियन बनेगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री, कौन सा लॉस आ गया, एनआरवी लॉस। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, डेबिट 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 डेबिट, खर्चा बुक हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सबर कर जाए सारे, पूरा रिवाइज करें। कितने एसी पड़े हैं हमारे पास, 800 एसी पड़े हुए हैं हमारी इन्वेंट्री में। कितने वाले, 800 ज़रब 1.5 लाख, 1,20,000, या 300 ज़रब 150 और 500 ज़रब 150। एक ही बात हो गई। ये डेटा सारा कॉस्ट का आ गया। नॉर्मली बिकते हैं 2 लाख के, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हम वादा कर चुके हैं जमाल को कि तुम्हें 2,20,000 का बेचेंगे। अब बेचना ही बेचना है और कोई चारा नहीं है। लेकिन हमने अंदाजा लगाया है कि 80,000 पर यूनिट रिमूव करने का आएगा डिफेक्ट के। तो पाया और खोया कभी क्लास में बोला है मैंने,
क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, कितने यूनिट्स पे, जमाल वालों पे। चलें जी, नाउ फीलिंग कंफर्टेबल। अच्छा, बाकी कितने बच गए, 500। अगर एज इट इज बेचने हैं तो उस पे पाएंगे 130, 500 पे। अगर रिपेयर करा के बेचने हैं तो क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, 80। कितने 80 पे, 500 पे। तो जवाब 60 और 65 में से कौन सी एनआरवी आपको पसंद आ रही है? वो सर से पूछ के आओ जरा, मैंने अनाउंस करना है। अच्छा, 60 और 65 में से कौन सी वाली एनआरवी आपको पसंद आ रही है? बेहतर क्या, रिपेयर करा के दें या एज इट इज दे दें? एज इट इज देना ज्यादा बेहतर है। तो अब एनआरवी बेचारे की 65 है, कॉस्ट 75 है। किताबों में तो कॉस्ट पे पड़ा होगा, तो ये भी कॉस्ट से गिरा के एनआरवी पे लाना पड़ेगा। 3000 का लॉस, ये 75,000 से 65,000 पे लाना पड़ेगा, 10,000 का लॉस। 3000 जमा 10,000 एनआरवी लॉस की जनरल एंट्री फाइनल अकाउंट में भी मैं कराऊंगा, आज भी जरा करा रहा हूं। एंट्री बता दें जरा एनआरवी लॉस की। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, नहीं इनके टोटल मुझे ना करवाएं, वो माशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इनके टोटल आप खुद कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है भाई, FR1 का भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, अब आपकी मर्जी है। कैमरा इधर कर दो और इंशाल्लाह हम 1:50 के ऊपर जो है वो रूम 5 में मिलते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लास तो उसी तरह चलती रहेगी, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ नमाज के बाद। चलो पॉज कर दो। ओके, IS 38 पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल लिमिटेड, पेज नंबर, वॉल्यूम 1, एप्पल लिमिटेड, पेज नंबर बता दें पास पेपर का क्वेश्चन। वॉल्यूम 1 कल कहा था लाने को, वॉल्यूम 1 221 और क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। Apple Juice, Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements. ठीक है, चाय पहले पी लो फिर बाद में ले आओ। वो एसेट्स बता दें जो इंटरनली जनरेट किए जाएं तो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। वो एसेट्स ओके, ठीक है, माशाल्लाह। ये समरी है बुक में जो IS 38 की। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मैस्टेट, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट। अगर ये एसेट्स खुद बनाए जाएं तो इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर ये बने बनाए ख़रीद लिए जाएं तो इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। इसीलिए शायद कंसोलिडेशन में हम गुडविल भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सब्सिडरी को परचेज कर रहे हैं। इसी तरह बाकी एसेट्स भी, ये जो 5 एसेट्स हैं इनके बारे में हमने रूल पढ़ा था कि अगर हम इंटरनली जनरेट करेंगे तो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। ये बैग्स उठा लो यार आप लोग। अगर हम इंटरनली जनरेट करेंगे तो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर हम इनको परचेज करेंगे यानी ख़रीदेंगे तो इनको रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। ओके, पेज 221। Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements for the year ended 30 June 2018. Following information pertains to group. Requirement: prepare a note on intangibles for inclusion in the consolidated financial statements for the year ended 30 June 2018 in accordance with the requirements of खाला जी के स्टैंडर्ड। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इनका टोटल करने की जरूरत नहीं है। एज ऑन 30 जून 2017
रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एयर्स लाइसेंस एज ऑन 30/17 का मतलब है ओपनिंग, एज ऑन 30/17 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ एयर्स लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस वर 450 एंड 30 मिलियन। अच्छा, मेरे ख्याल से इसने डेप्रिसिएशन वगैरह ओपनिंग इसलिए नहीं दी क्योंकि हो सकता है 30/17 को यानी पिछले साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हुआ हो, तो रीवैल्यूड अमाउंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, तो पिछले साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हुआ हो तो पुरानी सारी डिडक्शन तो फिर फारिग हो गई होगी। तो एज ऑन 30/17 का मतलब है पिछले साल के आखिरी दिन ये रीवैल्यू और उस पर सरप्लस इतना आया है, तो ये एज ऑन मींस ओपनिंग बैलेंसेज हैं। तो वर्किंग नंबर 1 डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड P&L। ओके, 30/17 का मतलब होता है 1 जुलाई 17, यानी पिछले साल का क्लोजिंग है और हमारे साल का ओपनिंग है। ओके, बताएं जी ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 450 और सरप्लस में 30। असल में अगली एडजस्टमेंट्स थोड़ी समझने वाली हैं, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और बच्चे ने आना हो। इस एडजस्टमेंट को ज़रा मुझे पूरा करवा दें। इसका एंड के ऊपर आपको जाके मिलेगा पॉइंट 8 में, एज ऑन 30/18 द फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वॉज 350 मिलियन। और असल में लाइफ ना, इस ये सवाल अजीब है, लाइफ पूरे सवाल में कहीं नहीं दी हुई, एक ही जगह उसने उठा के लाइफ दे दी है सबकी। कितने साल? 10 साल। अच्छा, और मुझे बता दें फेयर वैल्यू लाइसेंस की क्या है? 350। चलें जी, लाइफ बता दें। कहते हैं जितने भी एसेट्स हैं ना मेरे पास 1 जुलाई 17 को पड़े हुए, सबकी लाइफ ही कितने साल है? रिमेनिंग बस 10 साल रहेगी, 10 सालों पे इनको खत्म करना है। तो इसको भी इंशाल्लाह हम 10 सालों पे खत्म करेंगे। मुझे बताएं मैं रीवैल्यू कब कर रहा हूं, साल के पहले दिन या आखिरी दिन? एज ऑन 30/18 फेयर वैल्यू हो जितने। तो अगर साल के आखिरी दिन में रीवैल्यू कर रहा हूं तो पहले डेप्रिशिएट करूं या पहले रीवैल्यू? पहले डेप्रिशिएट कर दें, बाद में रीवैल्यू। तो 30/6/18 डेप्रिसिएशन 450 डिवाइडेड बाय 10 और 30 डिवाइडेड बाय 10 45 और 3 27। ये आपकी 30/18 की WDV आ गई बिफोर रिवैल्यूएशन। और अब रिवैल्यूड अमाउंट बताएं कितनी अवेलेबल है? 350। तो जब रिवैल्यूड अमाउंट एंड पे अवेलेबल हो तो पहले डेप्रिशिएट करेंगे। 30/18 रिवैल्यूड अमाउंट 350। 30/18 रिवैल्यूएशन लॉस 55 का लॉस है या 55 का? 55 का। जी नोट कर लें, लेकिन दूसरे सफ़े से नोट कीजिएगा, पहले सफ़े पे तो नोट बनाने। अहमद ब्लैक मार्कर एक दो ज़रा और ले आओ, ज़रा नहीं पूरे ही ले आना है। जी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये ज़रा मैं छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फिर वो सवाल की जो मेन चीज़ें हैं उन्हें मोटा करके लिखूंगा। फॉर द ईयर एंडेड 30 gross carrying amount and accumulated amortization. Accumulated amortization. नोट बनाते हुए आपने सिर्फ एसेट का कॉलम देखना है, बस। नोट बनाते हुए आपने सिर्फ एसेट का कॉलम देखना।
चलें जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 450। असल में ये 450 पिछले साल की रिवैल्यूड अमाउंट है। ये 450 एज ऑन 30/17 भी ये रिवैल्यू हुआ था, तो पिछले साल की रिवैल्यूड अमाउंट है, तो इसलिए पिछले साल अकोमोडेशन का बैलेंस एसेट में शिफ्ट हो गया होगा। चलें जी, ओपनिंग बैलेंस बताएं जी। पिछले साल सारी अकोमोडेशन एसेट में शिफ्ट हुई होगी। चलें जी, अब एंट्रीज करवा दें। ये पढ़ें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट नहीं क्रेडिट। अब एसेट और अकोमोडेशन अकाउंट अलग अलग बन रहे तो एक एक पोस्टिंग करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है ना, वो मैं पोस्ट करूंगा अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, तो ये वो पोस्ट हो रही है जी। भाई आप बड़े टाइम पे आए हैं, अभी हमारी नॉर्मल रिवैल्यूएशन की एक एडजस्टमेंट चल रही है। रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होंगी। एक एंट्री वार्म अप की होगी, वो 45 रुपए से होगी, वो ट्रांसफर की होगी। ट्रांसफर कर दें, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 40। इधर कोई एडिशन वगैरह मैं रिकॉर्ड कर दूंगा या और कुछ। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, P&L डेबिट की बजाय सिर्फ एसेट क्रेडिट बोलें, वो हमारे फिलहाल के लिए काफी है जी। रिवैल्यूएशन लॉस 55। चलें जी, नोट कर लें। टोटल्स नहीं करने, टोटल्स एक ही दफा एंड पे सारे एसेट्स के करेंगे। जज़ाकल्लाह। अहमद ठीक है, कुछ हाँ ले हो ऑफिस में किसी बंदे को बता देना आपने, ठीक है? नहीं सबको बता देना। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट अब मैं करने लगा हूँ। जहाँ तक तस्वीर खींच लें जो लेट आए हैं वर्किंग 1 की, वर्किंग 2 अब मैं करने लगा हूँ। वर्किंग 1 की तस्वीर खींच लें। एंट्रीज रिवाइज करा दें। ओपनिंग बैलेंस था ये, क्योंकि पिछले साल रीवैल्यू हुआ था तो अकोमोडेशन का ओपनिंग बैलेंस 0 था, और इस साल भी 0 ही आ जाने बैलेंस, क्योंकि सारी शिफ्ट हो जानी है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट और पता नहीं क्या क्या डेबिट। अमोर्टाइजेशन लिखना चाहिए था। अच्छा, वैसे अगर आप पेपर में ये वाले कॉलम नहीं भी बनाएंगे ना दोनों, तो मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ एसेट की मूवमेंट देखनी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सही टर्म यूज करनी है। ऑन 1 जुलाई 2017 साल के पहले दिन AL एक्वायर्ड 100% सब्सिडरी, AL एक्वायर्ड 100% सब्सिडरी। ये वर्किंग 2 तो असल में कंसोलिडेशन वाली तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं अब एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने लगा ताकि गुडविल निकले और गुडविल भी मेरे नोट के फेस पे नजर आए। और 1 जुलाई 2017
AL acquired entire shareholding of Mango Limited for ₹1950। ये कौन से पैसे हैं 1950? इन्वेस्टमेंट्स, सऊदी किंग को जो हमने पैसे दिए 1950। कितना? 1950। Fair value of assets, net assets appearing in ML's books at acquisition are given below। जी ये ना असल में वो शायद समझ रहे हैं कि आप बड़े हो गए हैं और आपको शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग वगैरह के चक्कर में नहीं डाल रहा, वो नेट एसेट्स दे रहे हैं और अच्छी बात है, इनके फेयर वैल्यू दे रहे हैं। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, इसमें कोई सॉफ्टवेयर भी है और जाहिर बात है आपको पता है सब्सिडरी की बाकी लैंड, बिल्डिंग, कैश, डेटर वगैरह भी होंगे, लाइबिलिटीज भी होंगी। तो ओवरऑल ना ये इसने वो जो हम फिगर शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग से निकालते थे ना, तो इसने शेयर कैपिटल रिटेनिंग मिसिंग करके वो फिगर्स देनी 200 जमा 1545, 200 जमा 1545। तो लेकिन 200 रुपये ना अब हमारी सॉफ्टवेयर्स की हेडिंग डाल के एडिशन में ले जाएं। क्यों? मैं कंसोलिडेटेड नोट बना रहा हूं या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट बना रहा हूं? कंसोलिडेटेड नोट बना रहा हूं, कंसोलिडेटेड नोट बना रहा हूं या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंसोलिडेटेड। मेरे पास ये सब्सिडरी थी 30/17 की रात पिछले साल के आखिरी दिन, प्लीज 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 30/17 के आखिरी दिन मेरे पास सब्सिडरी थी। 1 जुलाई 17 की सुबह सऊदी किंग को मैंने कॉल की, भाईजान आ जाएगा 9 बजे, वो 11 बजे आया। हमने कहा बैठे तशरीफ रखें, ये पकड़े 1940 और 1950 मुझे सब्सिडरी के शेयर्स दे दें। तो मुझे बताएं मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनको मैं क्या समझूं? एडिशन समझूं या ओपनिंग में डाल दूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एडिशन समझो ना, मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो पहले दफा नजर आएंगे, बाकी एसेट्स भी डाल दें। बाकी एसेट्स को लैंड, बिल्डिंग वगैरह होंगे, वो पीपी में मैं क्या डालूं? नॉट इंटेंजिबल्स का मांगा है तो अदर एसेट्स भी डाल सकता हूं मैं, लेकिन वो क्या होगा? लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, कैश होंगे, डेटर होंगे, लाइबिलिटीज वगैरह होंगी माइनस करके। यही होता है ना उसकी बैलेंस शीट में। उसकी पूरी बैलेंस शीट खरीदी है ना, उसकी बैलेंस शीट में एक चीज क्या पड़ी हुई थी? सॉफ्टवेयर। वो इंटेंजिबल बनने के काबिल है, ये तो मेरा नहीं ख्याल इंटेंजिबल बनने के काबिल है। तो इसलिए इनटेंजिबल मैं आपसे अभी ये पूछना चाह रहा था कि एडिशन में डालूं या ओपनिंग में डालूं। आप लोग बहस किसी और साइड पे लेके, सादा सा सवाल था मेरा, एडिशन में डालें क्योंकि 30/17 की रात को मेरे पास ये सब्सिडरी, तो मैं एसेट खरीदूं तो भी एडिशन है, सब्सिडरी खरीदूं तो काफी सारी चीजें एडिशन हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर भी, पता नहीं उसकी क्या क्या चीजें। मेरे लिए तो एडिशन है वो। चलें जी, एडिशन। इधर क्या लिखा हुआ था? लाइसेंस। इधर सॉफ्टवेयर। कितने जी? 200। ओपनिंग में नहीं डालें, एडिशन में डालें। और शेयर कैपिटल रिटर्न नहीं दिया हुआ था इसने, उसने नेट एसेट्स दे दिए थे उसके। In respect of acquisition of subsidiary, following information is also available। हमने जो सब्सिडरी को खरीदा है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। टिल एक्विजिशन डेट, जब तक हमने उसे खरीदा था यानी 1 जुलाई 17 तक, एमएल ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करी थी 80 मिलियन का। एमएल हैड नॉट रिकॉर्डेड इट एज एन एसेट बिकॉज क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज मेट ऑन 1 जुलाई 17, यानी उससे पहले रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। तो इसने 80 को किस में डाला होगा? खर्चे में डाला होगा। इसने 80 को किस में डाला होगा? लेकिन भाई आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, परचेज्ड R&D। परचेज्ड R&D तो कैपिटलाइज होगी ना, तो हमारे लिए ये परचेज्ड है या हमारे लिए एक्सपेंस है? परचेज्ड है। आप बताएं, ऑन दिस डेट AL एस्टिमेटेड डेट, AL कौन? पेरेंट ने अंदाजा लगाया माशाल्लाह इस R&D की डेवलपमेंट के, इस R&D की प्राइस क्या है? 95। मुझे बताएं 85 पे मैं 95 पे एसेट को बुक करूं या 80 और 95 के डिफरेंस पे?
भाईजान मेरे बला से सब्सिडरी की किताबों में ये कितने का था, बल्कि सब्सिडरी की किताबों में नजर ही नहीं आ रहा था। सब्सिडरी ने इसको किस पे शो किया हुआ था? जीरो पे, बाय बाय। उसने इसको बुरी वाली डेवलपमेंट समझा हुआ था। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि परचेज R&D क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। अच्छा, लेकिन इसको ना थोड़ा सा होल्ड पे डाल लें। सिर्फ इस एडजस्टमेंट की वजह से मैं सोच रहा था ये सवाल आपको कराऊं ना, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि एक एडजस्टमेंट की वजह से पूरा सवाल छुड़वा देना ये कोई तुक नहीं बनती। ये एडजस्टमेंट ना कंसोलिडेशन में 15-20 मिनट लगा के ना समझाई जाती है। किसी दिन इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में ये एडजस्टमेंट मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। फिलहाल आप समझ लें कि एसेट सब्सिडरी की उस किताबों में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब हमने तो खरीद लिया है, तो कितनी प्राइस का है? 95 का। भाईजान ये इन दोनों के अलावा भी एक चीज है, इन दोनों के अलावा भी एक चीज है, ये भी सब्सिडरी के नेट एसेट्स हैं। अभी मेरे नेट एसेट्स पूरे नहीं हुए। ऑल्सो का लफ्ज लिखा हुआ है। व्हाट आर द नेट एसेट्स गिवन इन क्वेश्चन? व्हाट आर द नेट एसेट्स फर्दर गिवन इन क्वेश्चन? 95। कंसोलिडेशन में इंशाल्लाह बहस होगी 80 को क्यों इग्नोर किया, 95 को क्यों कंसिडर किया है। फिलहाल आप मान रहे हैं कि 95 भी कोई चीज है, 95 भी कोई चीज है। ये अभी नेट एसेट्स चल रहे हैं मेरे, गुडविल इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगा। ये कोई R&D टाइप प्रोजेक्ट है, लेकिन ये मैं इसको एसेट बना रहा हूं अपना, क्योंकि इसमें मुझे जान नजर आई है जिस प्रोजेक्ट में किसको जान नजर नहीं आ रही थी। सर आप एसेट्स में शो करें, आप वर्किंग वन में क्यों शो कर रहे हैं? आपने शो करना है तो R&D का नाम लिख के आप एडिशन इधर शो करें 95 की, आप वहां क्यों शो कर रहे हैं? मोहतरम मैं यहां इसलिए शो कर रहा हूं कि मुझे इसके सारे नेट एसेट्स चाहिए थे। सवाल वाले ने 2 नंबरी करके सिर्फ 2 नेट एसेट्स दे दिए थे मुझे, कुछ नेट एसेट्स के साथ ऑल्सो डाल के लिखा है इसने। असल में ये सारे नेट एसेट्स जो होंगे असल में मुझे चाहिए होंगे, बराबर आ जाएंगे शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग के, या इक्विटी के बराबर आ जाएंगे। तो ये मोहतरम पहली बात हो गई, ये मेरा एसेट बन गया। ऑल्सो का मतलब ये है कि इन नेट एसेट्स में ये नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह एक और चीज है, ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज कस्टमर लिस्ट इज 20 मिलियन। हमारी अपनी नहीं है, परचेज्ड है। हमारे लिए तो परचेज्ड है ना। पहली लाइन पढ़ें, EL परचेज्ड एंटायर शेयर होल्डिंग। जब वो मैंने सारी खरीद ली तो उसकी सारी चीजें मेरी खरीदनी हुई बन गई। तो जब खरीदी हुई चीजें बन गई तो मेरे लिए अब ये क्या बन जाएंगे? इंटेंजिबल्स बन जाएंगे। तो अब कस्टमर लिस्ट एसेट का पार्ट भी है, बिल्कुल है, एसेट का पार्ट है। तो ये ऑल्सो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कस्टमर लिस्ट भी उसका एक एसेट है जो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ये कस्टमर लिस्ट क्या है? परचेज्ड। कितना? 20। और क्या ये कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल है? इसलिए एक और नया कॉलम डालें, कस्टमर लिस्ट। कितनी जी? 20। ये सारी चीजें मैंने एडिशन में क्यों डाली हैं? और ये सारी चीजें मैंने इधर क्यों डाली हैं? असल में अब मेरे नए वाले और रिवाइज नेट एसेट किए हैं, ये धोखा था। ये भी तो एसेट्स ही थे सब्सिडरी के। मैं एसेट्स क्यों उठा रहा हूं? इक्विटी क्यों नहीं उठा रहा? गिवन नहीं है तो मजबूरन क्या उठाने थे? एसेट्स। कुछ एसेट्स उसने ऊपर दे दिए, कुछ नीचे दे दिए। 18 आप बता दें 1860 वाली चीज कितने में खरीदी? तो बाकी पैसे किस मद में दिए? 90 को ले आए इधर, लुट मचा दें, जबर भरमार होगी ना। 90 को भी ले आए, ये गुडविल है। पेज खत्म हो गया, चलो व्हाट कैन आई डू। नहीं है हो सकता है आज कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, लेकिन अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर टाइप देने लगा हूँ। मेरे दिल में था इन 2 एडजस्टमेंट्स की वजह से कि सवाल ना करवाया जाए आपको, लेकिन
अगर ये बात मैं साइड पे रख दूं तो मुझे पहले ये चीज बता दें कि किसी की खरीदें अगर हम कस्टमर लिस्ट तो वो इंटेंजिबल है, इसलिए ये 20 यहां पे मैंने शो किया। किसी का अगर R&D परचेज करें हम तो हमारे लिए तो इंटेंजिबल है, इसलिए ये 95 मैंने यहां पे शो किया है। ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी और अल्लाह का शुक्र है इसमें मसला भी कोई नहीं। मसला सिर्फ ये है आपके जहनों में आएगा 95 और 20 इधर क्यों आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन कंसोलिडेशन में वक्तन फवक्तन होती रहेगी। तो इस इधर जो 95 और 20 नजर आ रहा है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसकी वजह से थोड़ी सी वजह मैंने ये बता दी है कि कंसोलिडेशन में हम रिवीजन करेंगे। कभी कभी हमें शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग नहीं दी होंगी बल्कि अगले के नेट एसेट दिए होंगे, लेकिन इस सवाल में डबल अंडरलाइन करने वाली बात है ऑल्सो। इसका मतलब है इन दोनों के अलावा भी इसके कोई नेट एसेट्स हैं। तो उन एसेट्स से हम असल में इसकी इक्विटी पे पहुंचना चाह रहे हैं। ये इसके टोटल नेट एसेट्स हैं, टोटल यानी सारे। ये शायद इसके अधूरे नेट एसेट्स हैं और ये टोटल नेट एसेट्स हैं, या इसकी इक्विटी भी कह सकते हैं आप इसको। चलें जी आगे, तो IAS 38 का सवाल है। 1 मिनट ले लें। इधर लिखते हैं एक्सपेंस या एसेट, कैपिटलाइज किसे करना है और वो किसे करना है। इसमें स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत एक दो जगह पड़ेगी, वो मैं खोल देता हूँ। स्टैंडर्ड खोले बगैर जरा 3-4 चीजें तो पता चल रही है ना। अब हर चीज के लिए स्टैंडर्ड तो नहीं खोलना जरूरी, कुछ चीजें वैसे भी तो पता चल जाती हैं। हाँ फॉर्मेट पूरा हो गया। ऐसी एडजस्टमेंट में ना कोई 1 या 2 गलती हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आपके सही हो जाएंगे। ट्राई कर लें, हो जाएगा सही। रिसर्च को कहां डालें? प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन ही तो मेरे ख्याल से मेन चीज होगी जो डिजाइन हो रही है। तो प्रोडक्ट डिजाइन अभी जाके R&D की एग्जांपल्स में ढूंढ लेता हूं मैं, लेकिन मेरे ख्याल से इट मेक सेंस कि प्रोडक्ट ही तो डिजाइन हो रही है कोई जिसकी चीज है, तो यही तो अगर एक्सपेंस में डाल दिया तो पीछे बचना क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन यही तो देखें मेन खर्चा हो तो कोई खर्चा ही नहीं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग ही तो मेन खर्चा है, बाकी तो कुछ ऐसे खर्चे हैं प्रोडक्ट के जो होते ही रहते हैं अक्सर। इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज। लेकिन अभी IAS 38 खोल लेते हैं, उसके पैराज देखेंगे। ये जरा मैंने ढूंढ लूं, ये जरा स्टैंडर्ड से देखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट, ये मैं देखता हूं। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, इस तरह की चीज आप IAS 16 में पढ़ते थे। रिफाइनमेंट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन यानी आप कोई एसी खरीद लें, आपके काबिल नहीं है, उसमें कुछ सेटिंग मेटिंग करनी है, तो उसका IAS 16 में क्या पढ़ा था आपने? एसेट की कॉस्ट का। तो रिफाइनमेंट उस टाइप की चीज है ना कि चीज में ऐसी तराश खराश करना कि आपके इस्तेमाल के काबिल आ जाए। तो ये रिफाइनमेंट इसलिए होती है कि चीज हमारे इस्तेमाल के काबिल हो जाए। तो बता दें इसको क्या करें? कैपिटलाइज। ट्रेनिंग हमेशा एक्सपेंस आउट। टेस्टिंग हमेशा, टेस्टिंग एक और नाम से आती थी, यहां लिख लें आपको भूल ना जाए, ट्रायल रन के नाम से। हमने क्लास में ट्रायल रन के नाम से पढ़ी थी। टेस्टिंग हमेशा कैपिटलाइज। ये जरा लफ्ज देखें क्या है। ये लॉन्चिंग क्या होगी? नहीं, ये लॉन्चिंग प्रोडक्ट, लॉन्चिंग के ऊपर कोई दावत वगैरह होगी, इस टाइप की चीज है। लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, लॉन्चिंग के ऊपर कोई आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह की होगी और कुछ किया होगा। ये क्या है? प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये अजीब सवाल आया ICAP की हिस्ट्री में कि इसने लॉन्च होने के बाद जो प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर कोई खर्चे हो रहे हैं ना वो भी देने लग गया है। तो इनको तो ऑब्वियसली हम इग्नोर करेंगे, कम से कम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये पेपर में नहीं भी हिंट आया होगा तो लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट इज ए लॉन्चिंग सेरेमनी, उसको तो डालना ही एक्सपेंस में है। तो इसलिए मेजॉरिटी ने प्रोडक्शन को भी फिर एक्सपेंस में डाल दिया था, क्योंकि अलग अलग ब्रेकअप भी नहीं हो पा रहा था ना कि कितना खर्चा किसका है। इसलिए कम से कम इसका एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एक चीज अब है बच गई, ये वाली स्टैंडर्ड से ढूंढ लेते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे थे, ये तो ढूंढनी ही स्टैंडर्ड से है। प्रोडक्ट डिजाइन। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें रिसर्च में मिल रहा है। कौन सा पेज है किताब का? 185। मेरे पास तो वो प्रिंट होने से पहले किताब का वर्जन है। रिसर्च की एग्जांपल्स और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स देखनी है ना। ये कौन सा पेज है किताब का? एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च।
वॉल्यूम 1 185। अच्छा, 185 के अंदर कुछ रिसर्च की एग्जांपल्स हैं और कुछ डेवलपमेंट की एग्जांपल्स हैं। एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, हम दो चीजें ढूंढने आए हैं, प्रोडक्ट डिजाइन का लफ्ज ढूंढने आए हैं और एक लफ्ज हम ढूंढने आए हैं कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट, लेकिन ऐसा पायलट प्लांट है जो कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये दो चीजें हम ढूंढने आए हैं। सर्च, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, सर्च ही चल रही है बस अभी, सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव फला फला फला, फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, डिजाइन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, डिजाइनिंग शुरू होगी है पॉसिबिलिटीज की, ये इसकी डिजाइनिंग शुरू होगी है। अच्छा, आगे जो लफ्ज मैंने आपको बताया था ना, वो बताया था डिजाइन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव। अब इसके ऊपर बहस है कि प्रोडक्ट डिजाइन सिर्फ इसी के अंदर फॉल कर सकता है। अब वो सवाल के अंदर अगर आप आए तो क्या ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग, क्या मैं एज्यूम करूं कि कोई पॉसिबिलिटीज हो रही हैं कि ये भी प्रोडक्ट डिजाइन है, ये भी प्रोडक्ट डिजाइन है, ये भी प्रोडक्ट डिजाइन है, या कोई चूज किया हुआ प्रोडक्ट डिजाइन बन रहा होगा? मेरे ख्याल से तो चूज किया हुआ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं, वरना फिर कैपिटलाइज करनी क्या चीज है असल। मेरे ख्याल से तो साइंसदानों की सारी तनख्वाहें इसमें गिर रही होंगी प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर, तो इस वजह से हमने इसको कैपिटलाइज किया है। बाकी पायलट प्लांट को देखते हैं। पायलट प्लांट रिसर्च की एग्जांपल्स में हमें नहीं नजर आया था। पायलट प्लांट जो है पॉइंट नंबर सी, पायलट प्लांट, लेकिन वो इस काबिल नहीं होता कि कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दे। पायलट प्लांट सिर्फ छोटी मोटी चीजें बनाने का काम आता है। तो ये किसकी एग्जांपल्स में है? डेवलपमेंट। इस वजह इसको क्या कर दें? कैपिटलाइज कर दें। बहरहाल इसमें एक दो पॉइंट हमेशा आपको टफ टाइम दिया करेगा, तो बाकी चीजों के मार्क्स हो जाया करेंगे इजी। चलें, ऑब्वियस बात है, पायलट प्लांट होता ही नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। चलें जी, 1 2 3, एक और चीज भी है ये वाली ना, 1 2 3 4, कितना आ गया? 70। 70 को क्या कर दें? होल्ड ऑन, है क्या? ML incurred following expenditure on this प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट आ गया है भाई? यही प्रोजेक्ट चल रहा है ना, और है कौन सा? ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई 17 को तो हमने ये प्रोजेक्ट अगले का खरीद लिया था ना, तो उसके बाद हम इस पे ये खर्चा कर रहे हैं टिल लॉन्चिंग डेट, दैट इज यकम में। तो यकम मई तक लेबोरेटरी बंद नहीं हुई, यकम मई तक, यकम जुलाई से लेके यकम मई तक हमने लेबोरेटरी खोली रखी। शुक्र है इसने डेट्स देके हमें टेस्ट नहीं कराया कौन सी अच्छी वाली बुरी वाली डेवलपमेंट, बस सिंपल अमाउंट आइटम्स दे दिए थे, उनमें से जज करना था कौन से जो है वो खर्चे में डालने हैं और कौन से कैपिटलाइज करने हैं। तो ये एडिशंस वहीं पे रिकॉर्ड होंगी। अच्छा यार, एडिशंस में आज एक बात आपको बताने लगा हूं। आईकैप कहता है बेहतर है एक्यूजिशन अलग शो कर दो और इंटरनली जनरेट अलग शो कर दो। बेहतर है एडिशन अलग शो कर दो, यानी मेहमान आए तो इन्हें बताएं ये 2 डिशेस हमने घर में बनाई हैं, वैसे उनको पता चल ही जाता है ये 2 डिशेस हमने घर में बनाई हैं, और ये 3 जो है ना बाहर से ला के रखी हुई हैं। एंड पे आइसक्रीम तो बाहर वाली आती है, उनको पता चल ही जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर हमने सब्सिडरी खरीदी या उस पूरी को खरीद लिया, ये सॉफ्टवेयर हमारे खरीदे हुए हैं। सब्सिडरी की R&D भी खरीदी थी, सब्सिडरी की कस्टमर लिस्ट भी खरीदी थी, सब्सिडरी की गुडविल भी खरीदी है, लेकिन बाद में जो हम काम कर रहे हैं वो तो इंटरनली जनरेट है ना। तो बेहतर है आज के बाद एडिशंस में अगर आप एक्विजिशन और इंटरनली जनरेट को अलग अलग चलाएं तो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। तो अब आप मुझे बता दें R&D में 95 के आगे जमा लिख दूं या नीचे लाइन डाल के जमा लिख दूं? नीचे लाइन डाल के जमा लिख दूं जो छोड़ी नहीं हुई आपने। अच्छा बोलें जी 70, लेकिन क्या करेंगे? ये 70 ऐसे तो नहीं आएगा ना पेपर में। वर्किंग 3, अब वर्किंग 3 में दीवानों की तरह नहीं लगे हो ना, प्रोडक्ट डिजाइन, बोरा, रिफाइनमेंट और खूबसूरत करके लिख रहे हो, और सर पेपर में टाइम नहीं बचा, पता नहीं, बस जमा करा दें खाली 6 प्लस। इससे फायदा क्या होगा? एग्जामिनर को पता चल जाएगा कहां मार्क्स देने हैं कहां नहीं देने। हो सकता है इसने सबके 0.25 मार्क्स रखे हो। अगर आप अन्य भाव के फिगर निकाल के लिख देंगे और उसका टोटल भी नहीं बताएंगे कैसे हुआ, तो एग्जामिनर हिट एंड ट्रायल करेगा
एग्जामिनर को आप पागल कर देते हैं। आप क्या कहते हैं, पहले 5 जमा 12 जमा 48 करके देख, शायद मेरा जवाब आ जाए। फिर 5 जमा 12 जमा 48 जमा 6 करके देख, शायद मेरा जवाब आ जाए। फिर 5 जमा 12 जमा 48 जमा 8 करके शायद मेरा जवाब आ जाए। नहीं करना, चल 5 जमा 12 जमा 4 करके देख, शायद मेरा जवाब आ जाए। 105 - पागल हो गए। इसको जमा करने में कोई 15-16 पॉसिबिलिटीज बन जानी है। तो अच्छा पेपर वो होता है जो ये होता है। सारे जमा हो गए, जवाब 70। वर्किंग 3 से छोटा सा लिख दीजिएगा 70, ताकि उसको मिल भी जाए। वर्किंग 3। यार ये क्यों दिया हुआ इसने? इस दिन से आगे अमोर्टाइज करना है। मई और जून का महीना क्या करेंगे? तो इस इंटेंजिबल पे कितने महीने की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे? 2 महीने की। पॉइंट। यार सवाल तो खत्म हो रहा है, तो टाइम ऑफ ज्यादा लेके आए हुए थे। चलें खैर है, पढ़ें। एज ऑन यकम जुलाई 17, एज ऑन यकम जुलाई 17 साल के पहले दिन फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट की अपनी कस्टमर लिस्ट की 35 मिलियन है फेयर वैल्यू। इसे क्या करें? अपनी कस्टमर लिस्ट। इस तरह का तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है IS 38 के अंदर, कि अपनी कस्टमर लिस्ट, अपना मेथड और अपना पब्लिशिंग टाइटल और अपना ब्रांड और अपनी गुडविल इंटेंजिबल नहीं है। तो आप बता दें, इज इट एन इंटेंजिबल? अच्छा, सब्सिडरी के क्यों धड़ कस्टमर लिस्ट में डाले जा रहे हैं? सब्सिडरी परचेज्ड है, और इसे क्यों नहीं डाल रहे? इंटरनल जनरेटर, तो इसलिए इग्नोर कर दिया। और नोट भी कोई नहीं देना होता पेपर में, वो और करें। चलें, ऑन यकम जुलाई 17 द रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल वॉज, गुडविल की सारी पता लाइफ नहीं होती, गुडविल के अलावा बाकियों की लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। ऑन 31 मार्च, ठीक है अमोर्टाइजेशन निकाल लेते हैं, सबकी एक एक करके एक ही दफा निकाल लेंगे। ऑन 31 मार्च 18 ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर ₹110 मिलियन। तो एक सॉफ्टवेयर हमने बेच दिया जी 110 मिलियन का। कितने महीने इस्तेमाल करके? 9 मंथ्स इस्तेमाल करके। अच्छा, खरीदे कितने थे? एक्सेलेंट। 200 मिलियन। एक कितने का था? 100 और 200 मिलियन। तो टोटल 2 सॉफ्टवेयर हमने किए थे 100 वाले। तो 100 वाले अगर 2 सॉफ्टवेयर हो गए तो टोटल कितना हो गया? 200। अब 200 मिलियन के हमारे सॉफ्टवेयर हैं। 200 मिलियन के सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर कितने मिलियन वाला कितने का बिक गया? 1 बिके। तो 1 के ऊपर लिखें ऑफ 1 100 वाला। 100 वाला कितने का बिक गया? 110 का। सबर सबर सबर, वो सारा मैं करूंगा। 100 वाला कितने का बिक गया? 110 का। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप सॉफ्टवेयर्स की जर्नल एंट्रीज करवा दें, तो सॉफ्टवेयर जो खरीदे हुए हैं उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर मुझे खरीदने की किताबों में नजर आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर मेरा जो एक है, एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल ओपनिंग जब कॉस्ट 0 है, ओपनिंग जब 0 है तो ओपनिंग अमोर्टाइजेशन भी 0 है ना, सब कुछ। तो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है 12 महीने और एक इस्तेमाल हुआ है 9 महीने। तो जो 9 महीने इस्तेमाल हुआ है और 12 महीने इस्तेमाल हुआ है, इन दोनों की अमोर्टाइजेशन की अगर मैं इकट्ठी एंट्री करना चाहूं तो इन दोनों की अमोर्टाइजेशन की ये एंट्री बनेगी। एक सॉफ्टवेयर 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ये बिका हुआ सॉफ्टवेयर है। और 100 डिवाइडेड बाय 10 ये चला हुआ, ये वो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है। तो अलग अलग बता दें जरा टोटल। शायद अलग अलग करना मुझे एक और चीज में हेल्प कर देगा। टोटल कितना हो गया? 17.5। अब बेचने की एंट्री बताएं। कैश डेबिट, अकामुलेटेड, अमोर्टाइजेशन डेबिट और इनटेंजिबल एसेट या सॉफ्टवेयर क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर गेन और लॉस। कितने वाला बिका? 100 वाला। पहली दफा हमने खरीदा था क्योंकि सब्सिडरी को हमने ताजा ताजा खरीदा, तो ओपनिंग बैलेंस है नहीं। तो इस साल की अमोर्टाइजेशन, तो अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन में इस वाले की कितनी पड़ी है? 7.5। कैश गेन लॉस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये एंट्री धुरी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने कौन सा P&L बनाना है। निकालने टाइम जाया करना। 17.5
और पेपर में अगर आप P&L क्रेडिट लिखे बगैर आ जाएंगे तो कोई मार्क्स नहीं एग्जामिनर काट सकेगा। आपने सिर्फ अपने समझने के लिए एंट्री करना चाह रहे थे, आपको काम की फिगर्स मिल गई, बस फारिग करें। ओके, अब आप मुझे बता दें, ये एंट्रीज पोस्ट करवा दें। अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ा दो, इस तरह बोला करें, अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ा दो। ये अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट है, ये अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट है, बढ़ा दो कितने से? 17.5। अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन कम कर दो, वही बात है, बाकी 10 रुपए बाकी की बच जाएगी। अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन कम कर दो, एसेट भी कम कर दो। चलो नई लाइन डाल, डिस्पोजल कितना? 100। ये तो एक मार्क्स गिविंग एडजस्टमेंट थी ऐसी। Okay, group follows the evaluation model for licenses, whereas a cost model is used for other intangible. Licenses के लिए कौन सा मॉडल यूज हो रहा है और intangibles बाकियों के लिए cost model. Okay, goodwill of ML has been impaired by 20%. Working number? Working 5. Goodwill कितनी है? 90. इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और गुडविल क्रेडिट 90 है। 90 इंटू 20%, 18। वर्किंग नंबर 5, गुडविल कम कर दें 18 से, गुडविल कम कर दें 18 से। बेहतर है अलग से कर दें। अकम्युलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, लेकिन अगर बुक वैल्यू पे अकाउंट बनता तो गुडविल, तो ये नोट में आप लोगों ने बुक वैल्यू नहीं बनाना, नोट में अकम्युलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अलग लाइन आएगी, जगह नहीं बचनी। आप चलें, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी टोटल्स के लिए। अकम्युलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ओपनिंग तो है कोई नहीं, तो इस साल का इम्पेयरमेंट लॉस 18। ये माइनस हो जाएगा इंशाल्लाह, डब्बे डब्बे डाल के मैं माइनस कर दूंगा। अब कोई चीज बच गई है अमोर्टाइज करने वाली, वो बता दें। लाइसेंस हो गए हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हो गए हैं, R&D और कस्टमर लिस्ट बच गई है। भाईजान एक बार याद रखिएगा, जब तक इंडेफिनेट लाइफ नहीं दी हुई तब तक आप हर चीज को अमोर्टाइज करेंगे, चाहे कस्टमर लिस्ट है, जो मर्जी है, जब तक सवाल कह ना दे इनकी लाइफ क्या है, इंडेफिनेट। अब सवाल में एक ही जगह लाइफ दी हुई है सबकी, 10 साल दी हुई है, औरतों की लाइफ पूरे सवाल में दी हुई, लेकिन इसकी एडिशन साल के शुरू की है। ये तो वर्क इन प्रोग्रेस टाइप था ना साल के शुरू में, और यकम मई को मुकम्मल हुआ, तो वर्क इन प्रोग्रेस टाइप मुकम्मल हो गया यकम मई को, तो यकम मई से ऑनवर्ड्स अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे ना। तो वर्किंग नंबर 6 जी, और वर्किंग नंबर 7। कस्टमर लिस्ट कितने के रुपए की है? 20 इंटू डिवाइड बाय 10, हाँ सही कह रहे हो, 20 डिवाइड बाय 10 2, और 95 जमा 70 165 डिवाइडेड बाय 10। ये 165 आया है, किसी को समझना है तो 95 जमा 70, ये ना समझिएगा कि 95 को पूरे साल पे मोटाइज करना है और 70 को 2 महीने पे मोटाइज करना है। भाइयों बात सुने मेरी, समझे, ये ना कहिएगा कि
ये नहीं बोंगी मारनी कि 95 तो आपने पे कर दिए थे साल के पहले दिन, और फिर हमने जान मार के खर्चा किया है 70 का, तो 70 का खर्चा जकम मई तक हुआ, तो मई जून अमोटाइज कर दो 70 रुपए को, और 95 को अमोटाइज कर दो पूरे साल। भाईजान ये एडिशन नहीं है कोई, ये एसेट पूरा हो रहा है। एसेट नामुकम्मल था 95 पे, उस पर फिर हमें काम करना पड़ा, काम करते 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 70 रुपए का और काम हुआ, अब वो इस काबिल हो गया कि अब इस्तेमाल हो सके। तो इसलिए 95 जमा 70 विल बी द टोटल कॉस्ट। इसको मई जून अमोटाइज करना है। 95 को इसका स्टेटस वर्क इन प्रोग्रेस का था। अच्छा बातें नहीं सुन रहे थे, मुझे लगता है। डिवाइड 10 इंटू मई जून 2/12 2.8 अमोटाइजेशन दोनों की पोस्ट कर दें। इधर किसकी आनी है? एक मिनट पहले मुझे दें, टोटल जरा करवा लेने दें। टोटल नहीं जरा देखें मैं टोटल्स करके से रहा हूं। इसकी तो डिस्पोजल कोई नहीं है। क्लोजिंग ये 100 का सॉफ्टवेयर क्यों बचा है? एक रह गया है। ये 10 रुपए की अमोटाइजेशन क्यों बची है? एक सॉफ्टवेयर रह गया ना। R&D की कॉस्ट और उसकी अमोटाइजेशन 2.8। कस्टमर लिस्ट किसी की हमने क्यों डाली? अपनी क्यों नहीं कस्टमर लिस्ट डाली? अपनी चीज से मोहब्बत नहीं, दूसरों की चीजों से मोहब्बत है। क्योंकि कस्टमर लिस्ट परचेज्ड है, इंटरनली वाली नहीं है। आराम आराम से करूं सवाल या बस खत्म करूं? आराम आराम से करूं तो अच्छा समझ गए हो। अच्छा 90 अब डब्बे ना होना चलेगा पेपर में टाइम। अच्छा 18। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट बीवीज। 350 90 72 टोटल्स करा दें। टोटल्स नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा वैसे मेरे ख्याल से ना इस सवाल में टेक्निकली एक एरर है। वो एरर आई कैप ने भी नहीं उसको एड्रेस किया, इसलिए मैं भी नहीं करा। इस सवाल में टेक्निकली एक एरर है, वो ये कि ये ना यकम मई 2018 से ऑनवर्ड्स ये अमोटाइज करना है, लेकिन सवाल कह रहे हैं कि रिमेनिंग लाइफ यकम जुलाई 17 को खड़े होके 10 साल है। तो बजाहिर ये इंटेंजिबल की लाइफ होनी चाहिए 9 साल और 2 महीने, होनी ही लाइफ 9 साल 2 महीने चाहिए। अगर आप बिल्कुल टेक्निकली बात करें, एज ऑन यकम जुलाई 17 द रिमेनिंग लाइफ वर, अगर एक लास्ट लिस्ट ने लिखा होता ना कि रिमेनिंग लाइफ वेयर एवर एप्लीकेबल इज ऑफ 10 ईयर्स, वो फिर और बात होती। लेकिन असल में लाइफ किसी भी दिन खड़े होकर निकाली जाती है। तो अगर साल के शुरू में इसकी लाइफ 10 साल थी तो ये तो मुकम्मल ही नहीं, ये तो पूरा ही नहीं हो सका। हमारे साल कहीं जाके मई में पूरा हो रहा है। बहरहाल आईकेएफ ने भी इसको बॉदर नहीं किया, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। तो लाइफ जहां जहां अवेलेबल नहीं थी उसको हमने कितने साल ले लिया? 10 साल ले लिया। और गुडविल को क्या कर दिया हमने? इम्पेयर कर दिया। तो बात जो समरी है सारी बात की, सब्सिडरी के कस्टमर ले, सब्सिडरी की गुडविल, सब्सिडरी की R&Ds क्यों नजर आ रही हैं मुझे? परचेज नहीं। और मेरी कस्टमर लिस्ट क्यों नहीं नजर आ रही? इंटरनली जनरेटेड। यार मुझे ये बताएं एक बात, एक बात बताएं जरा भाई, इधर देखें जरा।
पेरेंट का बाप हो सकता है? यानी पेरेंट भी बिकी हुई है। कहां ये लोगों को खरीदता था, इसको खरीद लिया। तुम उनसे तो जरा ताओ देखने में आगे चलो, दोनों साइडों से दे। बताएं तो हैं तो बोला उसे मैंने, मुझसे नहीं थे कुछ नहीं, पंजाबी कहते हैं, पता नहीं क्या अजीब सी बात। अच्छा तो बताएं पेरेंट का भी क्या निकला? पेरेंट का भी क्या निकला? बाप। तुम्हें इजाजत है पीटीसीएल, तुम्हें कोई चलो पेप्सी वाले कर लेते हैं। अच्छा जी, पेप्सी एक बहुत बड़ा नाम था, उसने पीटीसीएल को भी खरीद लिया। अब आप मुझे बताएं, पीटीसीएल को इजाजत है कंसोलिडेशन ना करें, लेकिन पहले अपने बाप को मनाए कि तुम कंसोलिडेशन करोगे। अच्छा वापस आ पहले पीटीसीएल, भाई ट्राई टू बी इन क्लास। पहले पीटीसीएल को इजाजत है कंसोलिडेशन ना करे अगर बोले अगर पेप्सी मान जाए कि मैं कंसोलिडेशन कर लूंगी तुम सबकी। और दूसरी बात, पीटीसीएल के अदर ओनर्स भी हो सकते हैं, अदर ओनर्स हो सकते हैं, 90% खरीदा हो ना पेप्सी ने, और भी अदर ओनर्स भी हो सकते हैं। पीटीसीएल के अदर ओनर्स भी माने कि हमें कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, पीटीसीएल के अदर ओनर्स भी माने। तीसरी बात, पीटीसीएल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर लिस्टेड है तो फिर फंस जाएगी, फिर कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। पीटीसीएल को अनलिस्टेड होना चाहिए, पीटीसीएल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3-4 बातें पाई जा रही हैं तो किसको इजाजत है, किस चीज की इजाजत है? कंसोलिडेशन ना करवे। ऐसी सूरत में पीटीसीएल को इजाजत है। ये आप लोग आए में उसकी बरकत से बातें हो रही हैं, वरना ये मेरे से नहीं होनी थी। ये जो आप बैठे होते हैं ना और आपके चेहरों पे ऐसे चमक होती है और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है कि मुझे और कुछ मेरे से अंदर तशफी नहीं हो रही है, और ये अंदर मेरे जो है ना वो एक बेचैनी की कैफियत सी तारी है, कुछ ठंड पड़ जाए थोड़ी देर में, ये जो कैफियत है ना ये मुझे आपकी मजबूर कर रही है। और आपके चेहरों की और आंखों की चमक जो है वो कह रही है कि खुदा के लिए पढ़ाए जाएं, खुदा के लिए हमें घर ना भेजें, हम बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। पेज नंबर 25 निकाल लें। ये ना 1-2 कंसोलिडेशन की बातें हैं, उसमें से कभी एमसीक्यू आ जाता है। पहले मैं ये अगस्त में बातें कराता होता था, तो इस दफा जुलाई में करके देख रहा हूँ, तो जून में यार ये पेज नंबर है 25। इतनी प्यार मोहब्बत से आप लोग सफा निकाल रहे हैं कि मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा। पेज नंबर 25। यार ये पूरी किताब तेरे पास पीडीएफ में कैसे है? किसी ने? अच्छा, पेज नंबर 25, कंडीशंस अंडर विच पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंडीशंस अंडर विच पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ये मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, लेकिन पहले लिखते रहिएगा जो मैं लिखवाऊंगा। ये कौन है? ये, और ये कौन है? और इधर कितने परसेंट है? 90%। IFRS 10 also requires that an entity that is a parent, यहां लिखें पीटीसीएल, यहां पेरेंट को पीटीसीएल लिखें, वरना मिक्स कर देंगे आप चीजें। वॉल्यूम 2 तो है ना माशाल्लाह। IFRS 10 अल्लाह खरीदने की तौफीक दे। Also requires that entity that is a parent यानी PTCL shall present consolidated financial statement and must include all subsidiaries। पहली बात तो ये होगी। आप PTCL पहले यहां लिखो यार, छोड़ो इसको, ये लिखना छोड़ो। A PTCL need not present consolidated financial statement if all of the following conditions are met। पता नहीं कोई भूल ना गई हो, 4 थी। It is a wholly owned subsidiary। नहीं, होली ओन तो नहीं है, होली ओन भी हो सकती है ना 100%। होली ओन क्या होता है? ये 100% होता। इट इज अ होली ओन सब्सिडरी और इज अ पार्शली ओन, ये तो पार्शली ओन है ना इस वक्त, तो इट इज अ पार्शली ओन सब्सिडरी ऑफ एन अदर एंटिटी। अनदर एंटिटी को लिख लें पेप्सी, ऑफ एन अदर एंटिटी।
यार ये क्या मतलब है? एंड ऑल इट्स अदर ओनर्स, 90% पेप्सी ने खरीदा हुआ है, तो 10% इसके हो सकता है भाई ने खरीदे हो शेयर्स। एंड इट्स अदर ओनर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट। कुछ ओनर्स वो भी होते हैं जिनको वोटिंग राइट नहीं होता, कुछ होते हैं जिनको वोटिंग राइट होता है, वो वाले लोग भी जिनको वोटिंग राइट नहीं है, सब ने इन्फॉर्म कर दिया है एंड डू नॉट, उनको इन्फॉर्म कर दिया हमने, एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट, उनको कोई एतराज नहीं है टू द पेरेंट, पेरेंट के ऊपर, पेरेंट कौन? पीटीसीएल, उनको पीटीसीएल पे कोई एतराज नहीं है। नॉट प्रेजेंटिंग द कंसोलिडेशन, अगर पीटीसीएल कंसोलिडेशन नहीं कर रही, किसी को एतराज नहीं। तो पीटीसीएल के और ओनर्स कौन से होंगे? कोई 10% किसी और ने भी शेयर खरीदे होंगे ना, उनको कोई एतराज नहीं हो, चाहे वोटिंग राइट्स हो उनके पास, चाहे नॉन वोटिंग राइट्स किनके पास होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, कभी मैं बताऊंगा आपको। पॉइंट 2, इट्स पीटीसीएल, पीटीसीएल डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड इन पब्लिक मार्केट। पीटीसीएल के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचे ना जाते हो। ये ब्रैकेट में ना बाहर के मुल्कों में एक्सचेंज मार्केट के नाम लिखे हुए हैं। इट्स पीटीसीएल did not file nor is in the process of filing its financial statements with SECP। पाकिस्तान में तो SECP होगा ना ये, तो SECP के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती। कौन नहीं करती? PTCL और अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग एनी इंस्ट्रूमेंट्स इन पब्लिक। ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इशू होते हैं पब्लिक में? शेयर्स वगैरह। तो शेयर्स वगैरह इसका इशू करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ना इसने कर दिए हैं ना करने का इरादा है शेयर्स इशू। तो इसका मतलब है ये प्राइवेट कंपनी टाइप कोई चीज है बेचारी। और पॉइंट 4, इट्स अल्टीमेट पेरेंट। अल्टीमेट और इंटरमीडिएट क्या? कभी कभी बाप के बाप का भी बाप होता है। तो इट्स अल्टीमेट पेरेंट को ऊपर वास होते हैं, और इंटरमीडिएट पेरेंट जो भी है, इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट पेरेंट प्रोड्यूस। आप इंटरमीडिएट अल्टीमेट लिख लें, बस अल्टीमेट के ऊपर पेप्सी लिख लें। इट्स अल्टीमेट पेरेंट प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका अल्टीमेट पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता हो? फाइनेंशियल। कौन सी वाली? डेट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक, और वो पब्लिक को भी इस्तेमाल करने की इजाजत हो, एंड कंप्लाई विद द, और फिर IFRS से भी कंप्लाई करे पेप्सी, इन विच सब्सिडरीज आर, उसमें फिर ये वाली सब्सिडरी भी अपनी कंसोलिडेट करेगा, और इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 लिख लें, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। ये बात ना IFRS 9 में पढ़ेंगे। FVTPL क्या होता है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ये बात काट दें, ये बात काट दें। अच्छा, यह सादा सा सवाल है। 31 दिसंबर 2010 पीटीसीएल का ईयर एंड है, और 30 नवंबर 2010 यूफोन का ईयर एंड है। कंसोलिडेशन हो सकती है? बताएं कंसोलिडेशन हो सकती है? पहले ये बात सुन लें। 31 दिसंबर 10 किसका ईयर एंड है? पीटीसीएल का। 30 नवंबर कंसोलिडेशन हो सकती है? अच्छा चलें, करने को कुछ भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर 10 ईयर एंड है, और 30 जून 10 ईयर एंड है यूफोन का। कंसोलिडेशन हो सकती है? स्टूडेंट कहते हैं यहां हो सकती है, यहां नहीं हो सकती। जब गैप 3 महीने के अंदर का हो ना, तो स्टूडेंट कहते हैं आंख मार के इतना चलता है, थोड़ा पता चलता है। गैप 2-3 महीने का हो तो चलता है, खैर है, गुजारा चला लो। लेकिन अगर गैप 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, 6 महीने का हो तो, लेकिन प्लीज फिर भी यूफोन को मजबूर किया जाएगा कि मोटी मोटी ट्रांजैक्शंस दिसंबर के महीने की रिकॉर्ड करे, ताकि इसके एसेट्स सारे ही 30 नवंबर के ना, मोटी मोटी हल्की फुल्की, कोई ज्यादा बारीकी में जाके नहीं, मोटी मोटी कोई एडिशंस हो गई, कोई डिस्पोजल्स हो गई, कोई और आपने बड़ी सेल कर दी हैवी, हल्की फुल्की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे ताकि 1 महीने के बराबर आ जाए। किसके? पेरेंट के। तो असूली तौर पे तो पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट की डेट क्या होनी चाहिए? सेम। लेकिन अगर डिफरेंट है तो भी कंसोलिडेशन हो सकती है। कितने महीने का गैप एक्सेप्टेबल है? 3 महीने का। ये नोट करें सारे, ये आखिरी बात है मेरी, नोट करें सारे।
ये अगला पॉइंट है, पॉइंट 4। इसके साथ एक कंडीशन है, वो मैं इंग्लिश पढ़ के लिखूंगा कि क्या कंडीशन है। चलो जी ले आओ इधर कैमरा। The financial statements of parent and its subsidiaries used in the, देख लेना इधर व्हाइट बोर्ड पे लिखा रहेगा प्यारे बच्चों, देख लेना इधर। अच्छा वो ना एक क्लास की आपको बात बतानी थी, क्लास है कैप 5 वाली, ठीक है। टीचर भी मैं सब बताऊंगा, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी क्लास होती है और रूम नंबर 1 में होती है। उनके लिए ना कोई बंदा आधे घंटे बाद आएगा इसी रूम में, आधे या पौने घंटे बाद। वो शायद टर्म टेस्ट की डिस्कशन कहीं अपलोड करने के लिए लगवाएगा। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं वैसे ही। अच्छा जी मैंने गप मारी है। मैं एक बंदे को इनवाइट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई ऑफर करूं तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज यूज्ड इन द, यार देखें जितनी जान है ना लगा लें। मैं अपने आप को भी समझाता हूं कि जितनी जान है लगा लूं। क्या कर लूंगा घर जाके, कितने तीर मार लूंगा, सीए के बाद क्या कर लूंगा। तो जितनी जान है ना उतनी लगा लें, वरना किधर ले जानी है जान आपने। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल हैव द सेम पीरियड एंड। असूली तौर पे तो सेम होना चाहिए ईयर एंड। व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट, व्हेन पीरियड एंड इज डिफरेंट, तो पेपर में सवाल नहीं आने ऐसे, लेकिन एमसीक्यू ऐसा, द सब्सिडरी प्रिपेयर्स फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप प्रिपेयर करो एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या प्रिपेयर करो? एडिशनल इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड में होगी, ऑडिट वगैरह कराएगी? नहीं, बस एडिशनल इन्फो प्रिपेयर करो, हल्की फुल्की कोई एक महीने के एसेट्स लायबिलिटीज बता दो कितनी इंक्रीज डिक्रीज आई। व्हेन पीरियड इज डिफरेंट, द सब्सिडरी prepares for consolidation purpose additional financial information as of the same date as the financial statements of parent to enable the consolidation unless it is impracticable to, अगर नहीं practicable तो बस नवंबर और दिसंबर को कंसोलिडेट कर दो। if it is impracticable to do so, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल हो रहा, subsidiaries most recent financial statements may be used with adjustments of significant transactions। आप कोशिश करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो, एक महीने की नहीं बना सकते तो मोटी मोटी क्या कर दो, एडजस्टमेंट्स कर दो एंड इवेंट्स। इन एनी केस, किसी भी हाल में, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग डेट्स शैल बी नो मोर देन 3 मंथ से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड द लेंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड्स एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी द सेम फ्रॉम द पीरियड टू पीरियड। क्या बात लिखी है इसने भाईजान? अगले साल भी यही होगा, पीरियड टू पीरियड सेम रखना। अगले साल भी यही होगा, 30 नवंबर 2011 और 31 दिसंबर 11, और उससे अगले साल। तो हर साल अब ये सर्कल चल पड़ेगा, महीने का गैप आपका रहना ही है। ये कोई इसने अंग्रेजी ठोकी है मुश्किल सी। एंड द लेंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, एनी डिफरेंस, लेंथ ऑफ द पीरियड 12 महीने होती है एंड द डिफरेंस बिटवीन द डेट्स 1 महीने है, शैल बी द सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो महीने 12 ही रखना आपने और गैप 1 महीने का रखना और चलाते रहना। आइडियल क्या है? आइडियल सेम डेट पे बनाएं। फिर भी नहीं हो सकता तो आप ऐसा करें, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें फाइनेंशियल, जिससे काम चल जाए। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कर दें। इन एनी केस फर्क किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ओवर करो भाई, ठीक है, कोई होमवर्क नहीं।